नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में नहीं लगेगा लॉकडाउन, लेकिन शादियों में सिर्फ 50 मेहमानों की छूट को मिली मंजूरी। साथ ही छठ पूजा पर रोक है बरकरार। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में दोबारा से लॉकडाउन नहीं लगेगा। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके संकेत दे दिए थे। हालांकि दोस्तों बुधवार को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमारा लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है। उधर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में होने वाली शादियों में मेहमानों की संख्या 200 की जगह सिर्फ 50 रखने के केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह पाबंदी कितने दिन के लिए होगी यह साफ नहीं है। हालांकि इससे दिल्ली के वेडिंग मार्केट पर असर पड़ सकता है। इस साल नवंबर दिसंबर में शादियों के 7 बड़े मुहूर्त हैं। 25 नवंबर को देव उठनी एकादशी के दिन से शादियों का सीजन शुरू होगा। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बुधवार को कहा कि मैं दुकानदारों को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि आपकी दुकानें खुली रहे। अगर जरूरत पड़ती है तो कुछ बाजारों के लिए नियम बदले जाएंगे। हमने केंद्र से यही गुजारिश की है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट ने सार्वजनिक तौर पर छठ पूजा पर रोक लगाने के केजरीवाल सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। श्री दुर्गा जनसेवा ट्रस्ट ने 20 नवंबर को सार्वजनिक छठ पूजा की इजाजत मांगी थी। इस पर हाईकोर्ट ने कहा, लगता है कि पिटिशनर इस महामारी के हालात से वाकिफ नहीं है। उन्हें शहर के किसी भी हिस्से में छठ पूजा कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि बड़े आयोजन सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से की बात। इस महामारी और क्लाइमेट चेंज पर हुई चर्चा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की। दोनों देशों के नेताओं ने इस दौरान परस्पर रणनीतिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता जताई और इस महामारी, जलवायु परिवर्तन तथा भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को लेकर साझा प्राथमिकताओं और चुनौतियों पर चर्चा की। दोस्तों अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में बाइडेन की जीत के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली बातचीत है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात करके उन्हें बधाई दी। हमने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है और इस महामारी, जलवायु परिवर्तन तथा भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर साझा प्राथमिकताओं और चुनौतियों पर चर्चा की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर राहुल गांधी का हमला। कहा, विकास है या फिर है विनाश। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को एक ट्वीट कर बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि देश के बैंक और सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी मुसीबत में है तथा इस स्थिति में जनता का मनोबल टूट रहा है। उन्होंने ट्वीट किया कि बैंक मुसीबत में है और जीडीपी भी। महंगाई इतनी ज्यादा कभी नहीं थी, न ही बेरोजगारी। जनता का मनोबल टूट रहा है और सामाजिक न्याय प्रतिदिन कुचला जा रहा है। कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि यह विकास है या फिर विनाश है। बैंक मुसीबत में है और जीडीपी भी। महंगाई इतनी ज्यादा कभी नहीं थी, ना ही बेरोजगारी। जनता का मनोबल टूट रहा है और सामाजिक न्याय प्रतिदिन कुचला जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री मोदी को पत्र। कहा, नेताजी की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश करे घोषित। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग की है। इस संबंध में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा है। अपने पत्र में बंगाल की मुख्यमंत्री ने मांग की है कि नेताजी के साथ क्या हुआ यह पता लगाने के लिए प्रधानमंत्री निर्णायक कदम उठाएं और मामले को सार्वजनिक क्षेत्र में रखें। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा कि आपको भली प्रकार से जानकारी है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती 23 मई 2022 को मनाई जाएगी। बंगाल के महानतम बेटों में से एक नेताजी देश के हीरो, राष्ट्रीय नेता और ब्रिटिश राज के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम के आइकन हैं। वह कई पीढ़ियों के लिए आदर्श हैं। उनके अथक नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी के हजारों वीर जवानों ने मातृभूमि
मातृभूमि के लिए उच्चतम बलिदान दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत सरकार के सख्त रुख के बाद लाइन पर आया ट्विटर, लिखित में मांगी माफी। जी हां दोस्तों, भारत का गलत नक्शा दिखाने के मामले में सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा दी गई चेतावनी के बाद ट्विटर ने लिखित में माफी मांग ली है। साथ ही कहा है कि वह 30 नवंबर तक अपनी गलती सुधार कर सब कुछ ठीक कर लेगा। दोस्तों 9 नवंबर को ट्विटर ने लेह को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बजाय जम्मू कश्मीर के हिस्से के रूप में दिखाया था। इसके बाद मंत्रालय ने ट्विटर के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट को भेजे गए अपने नोटिस में लिखा था कि ट्विटर ने यह जानबूझकर किया है। उसने लेह को जम्मू कश्मीर के हिस्से के रूप में दिखाकर भारत की संप्रभुता संसद की मंशा का अपमान करने की कोशिश की है। लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। लेह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का मुख्यालय है। असल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मंत्रालय ने अपने नोटिस में ट्विटर को 5 दिनों का समय देते हुए निर्देश दिया था कि वह यह बताए कि गलत मानचित्र दिखाकर भारत की क्षेत्रीय अखंडता का अपमान करने के लिए ट्विटर और उसके प्रतिभागियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मॉडर्ना का 94.5% का वादा पड़ा फीका। इस कंपनी ने अब तक का किया सबसे बड़ा वादा। जी हां दोस्तों, इस महामारी के संकट के बीच एक और अच्छी खबर आ रही है। वैक्सीन तैयार कर रही फाइजर कंपनी ने दावा किया है कि फाइनल ट्रायल के दौरान वैक्सीन 95% तक असरकारक साबित हुई है। अब बस इमरजेंसी उपयोग के लिए ऑथराइजेशन की आवश्यकता है। दोस्तों फाइजर इंक ने कहा है कि उसकी इस महामारी की वैक्सीन के अंतिम राउंड के परीक्षण में 95% तक असर साबित हुए हैं। इसके साथ ही कंपनी ने यह भी कहा है कि 2 महीने का सेफ्टी डाटा अभी चाहिए। कंपनी जल्द ही इमरजेंसी उपयोग के लिए अप्लाई करेगी। ड्रग मेकर कंपनी ने कहा है कि जर्मन साथी बायोनेटेक एसी के साथ विकसित वैक्सीन का ट्रायल हर उम्र और विभिन्न क्षेत्र के वॉलंटियर पर किया गया है। इस ट्रायल में वैक्सीन इफेक्टिव पाई गई। वैक्सीन का कोई बड़ा दुष्प्रभाव भी नहीं देखा गया। कंपनी का कहना है कि यह टीका दुनिया भर में व्यापक रूप से काम कर सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश भर में शुरू हुई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की होम डिलीवरी। जानिए आप कैसे कर पाएंगे अप्लाई। जी हां दोस्तों, सरकार की नई गाइडलाइन के बाद वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाना अब जरूरी हो गया है। ऐसे में लोगों को इधर उधर भटकना न पड़े, इसलिए इसकी होम डिलीवरी भी शुरू हो गई है। दोस्तों थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज अदा कर आप इस प्लेट को घर बैठे आवेदन कर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, होम डिलीवरी के लिए 100 से अधिक लोगों की टीम को लगाया गया है। साथ ही डीलर के यहां भी नंबर प्लेट और कलर कोड स्टिकर लगवाने की संख्या को भी दुगना कर दिया गया है। इस समय 3000 से ज्यादा नंबर प्लेट और कलर कोड स्टिकर तैयार करने का काम किया जा रहा है। अगर दोस्तों आप भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को बुक कराना चाहते हैं तो आपको bookmyshrp.com पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर आपको सारी जानकारियां मिल जाएगी और यहीं से आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं भारत की। तो दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 90 लाख के आसपास पहुंच गया है। वहीं दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,31,000 को पार कर गई है। हालांकि दोस्तों भारत में एक्टिव केस लगातार कम हो रहे हैं और फिलहाल भारत में एक्टिव केस 4,44,000 के आसपास हैं। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 17,50,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है पूरी दुनिया की स्थिति। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया के हालात। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 5,56,00,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 13,38,000 को पार कर गई है। वहीं दोस्तों इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश की बात की जाए तो वह अमेरिका है, जहां पर 1,14,00,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं और पिछले कई दिनों से यहां पर हर रोज 1 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में दूसरा नंबर भारत का है और तीसरा नंबर ब्राजील का है। ब्राजील में लगभग 60 लाख के करीब संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इन तीनों देशों के बाद में फ्रांस, रशिया, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, अर्जेंटीना, इटली, कोलंबिया, मैक्सिको, पेरू, जर्मनी, ईरान आदि देशों का नाम आता है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बंगाल फतह के लिए बीजेपी ने कसी कमर, अमित शाह चुनाव तक हर महीने करेंगे राज्य का दौरा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में ममता बनर्जी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने बुधवार को कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश में विधानसभा चुनाव समाप्त होने तक प्रत्येक महीने राज्य का दौरा करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों बीजेपी ने अपने शीर्ष नेताओं को बंगाल का दौरा करने और ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रणनीति तैयार करने को भी कहा है। पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए अगले साल अप्रैल मई में चुनाव होने हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन का दावा सबसे कम खुराक में अधिकतम एंटीबॉडी बनाने वाली इस महामारी की वैक्सीन है उनके पास। जी हां दोस्तों, इस महामारी संकट के दौर से गुजर रहे दुनिया भर के देश इस महामारी के लिए वैक्सीन जल्द से जल्द विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच दोस्तों कुछ देशों की वैक्सीन अंतिम चरण में पहुंचने के बाद भी सुरक्षात्मक परीक्षण में पास नहीं हो पाई है, लेकिन वैक्सीन विकास की दिशा में चीन तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाइनीज वैक्सीन के परिणाम अच्छे आ रहे हैं। चीनी वैक्सीन बना रही एक कंपनी ने दावा किया है कि उनकी इस महामारी की वैक्सीन के प्रारंभिक नैदानिक परीक्षण में अच्छे परिणाम आए हैं। खासकर 18 से 60 वर्ष की आयु तक के स्वयंसेवकों में तेजी से एंटीबॉडी बन रही है। एक अध्ययन के अनुसार परीक्षण के दूसरे चरण की शुरुआत तब की गई जब पहले चरण में सभी प्रतिभागियों ने अपनी पहली खुराक के बाद 7 दिवसीय ऑब्जर्वेशन अवधि पूरी कर ली थी। 3 मई और 5 मई के बीच हुए परीक्षण में 600 वॉलंटियर्स ने भाग लिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, उत्तर भारत में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, शीतलहर लेगी घेरे में। जी हां दोस्तों, पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ ही दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत समूचे उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की माने तो 19 या 20 नवंबर से पहाड़ी क्षेत्रों से होकर आने वाली ठंड उत्तर पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत मैदानी राज्यों में तमाम जगहों पर तापमान में गिरावट करेगी। दोस्तों सीजन के पहले सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के बाद एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों के मौसम को प्रभावित करने वाला है। इससे बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना चांदी की कीमतों में हुई गिरावट। जानिए क्या है आज के ताजा दाम। जी हां दोस्तों, भारतीय बाजारों में गोल्ड की कीमत में आज गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोने की कीमतों में 357 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी आई। वहीं चांदी के दाम में भी कमी देखी गई है। 1 किलोग्राम चांदी के दाम में 532 रुपए की गिरावट आई है। इससे पहले दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार में सोना 50,610 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, जबकि चांदी 63,171 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। फिलहाल की बात की जाए तो दोस्तों फिलहाल ताजा सराफा भाव के अनुसार दिल्ली में 10 ग्राम सोने का दाम 50,253 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत 62,639 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, शोएब अख्तर का आया बड़ा बयान। कहा रोहित शर्मा के पास टीम इंडिया की कप्तानी करने की है काबिलियत। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया 3 वनडे, 3 टी20 और 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया दौर पर गई है, जहां कप्तान विराट कोहली पहले टेस्ट मैच तक ही टीम के साथ रहेंगे। वहीं दोस्तों रोहित शर्मा टेस्ट सीरीज के लिए ही टीम का हिस्सा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कोहली की गैर मौजूदगी में रोहित को टीम इंडिया की कप्तानी मिल सकती है। वहीं मुंबई इंडियंस को 5वीं बार आईपीएल का खिताब दिलाने के बाद से ही फैंस लगातार रोहित को टीम इंडिया का कप्तान बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। अब इस बहस में पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर भी कूद पड़े हैं। दोस्तों अख्तर का कहना है कि कोहली की गैर मौजूदगी में रोहित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की कप्तानी भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि बतौर कप्तान यह रोहित के लिए खुद को साबित करने का शानदार मौका होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फ्रांस में पुलिस कर्मियों की तस्वीर प्रकाशित करना होगा अपराध, मिलेगी सजा। जी हां दोस्तों, फ्रांस की सरकार पुलिस को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक कानून लेकर आ रही है। इस कानून के अमल में आने के बाद पुलिस कर्मियों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उनकी फोटो प्रकाशित करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा सकेगी। सरकार ने बिल का मसौदा संसद में पेश किया है, जिस पर बहस हुई। वहीं दोस्तों मानवाधिकार संगठनों ने इस बल पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इससे न केवल प्रेस की स्वतंत्रता प्रभावित होगी
बल्कि बेवजह लोगों को प्रताड़ित करने का खतरा भी बना रहेगा। जबकि सरकार का कहना है कि बिल का उद्देश्य केवल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंग्लैंड लगाएगा पेट्रोल डीजल कारों पर बैन, इस प्रोजेक्ट से आएगी 2.5 लाख नौकरियां। जी हां दोस्तों, ग्रीन अर्थ की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ब्रिटेन ने 2030 से डीजल और पेट्रोल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इन संबंध में घोषणा कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, सरकार का यह फैसला ग्रीन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए 10 सूत्रीय योजना का हिस्सा है। बोरिस जॉनसन ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने और 2050 तक देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए $15.9 बिलियन की योजना तैयार की है। साथ ही सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से 2,50,000 नौकरियां उत्पन्न भी होंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन ने इस महामारी का टीका विकसित करने के लिए भारत और ब्रिक्स देशों के साथ सहयोग की पेशकश। जी हां दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस महामारी वायरस की रोकथाम के लिए टीके विकसित करने में मंगलवार को भारत और अन्य ब्रिक्स देशों के साथ सहयोग की पेशकश की है और इस संबंध में परंपरागत चिकित्सा पर ब्रिक्स के सदस्य देशों की एक संगोष्ठी की जरूरत भी बताई है। शी जिनपिंग ने ब्रिक्स देशों से 12वें सम्मेलन को वीडियो लिंक से संबोधित करते हुए कहा कि चीनी कंपनियां टीकों के तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण के लिए अपने रूसी और ब्राजीली साझेदारों के साथ काम कर रही है। यह दक्षिण अफ्रीका और भारत के साथ भी सहयोग के लिए तैयार है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आलू प्याज की कीमत ने बिगाड़ा आम आदमी की रसोई का बजट, सिर्फ 13 दिन में बढ़े 19 से 20 रुपए प्रति किलो तक दाम। जी हां दोस्तों, आलू प्याज के बढ़ते दाम का सीधा असर आम आदमी की रसोई के बजट पर पड़ रहा है। लगातार बढ़ोतरी के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि दिवाली बीतने के बाद शायद कीमतों में कुछ गिरावट आ जाए, लेकिन इनकी कीमतों में खास कमी नहीं आई है। दोस्तों, दिवाली के बाद भी आलू और प्याज के दाम ऊंचे ही बने हुए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स पर दिए गए एक प्राइस रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली में आलू का रिटेल भाव 45 रुपए प्रति किलो और प्याज 55 रुपए प्रति किलो पर बना हुआ है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत की सबसे लंबी नदी का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।